हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं खाद्य परीक्षण। खाद्य परीक्षण होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे परीक्षण क्या होता है। खाद्य तो जो अपने भोजन के रूप में काम में लिए जाने वाले पदार्थ हो गए। परीक्षण क्या होता है कि इनको बचाने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक परिरक्षण होता है, वो क्या होता है उसको देख लें थोड़ा सा। परिरक्षण, परिरक्षण क्या होता है? परिरक्षण क्या होगा कि वे पदार्थ जो आपके सामने, ये पदार्थ मैंने लिख रखे हैं कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के काम में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिरक्षण कहलाते हैं। परिरक्षण क्या कहलाएंगे? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिरक्षण कहलाते हैं। परिरक्षण कहलाते हैं, ठीक है। यानी सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि हो रही है, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो गए? जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, एल्गी हो गए। इनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो पदार्थ हम यूज में लेते हैं कि वो वृद्धि न करें। अगर वो वृद्धि करते हैं तो अपने जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, यानी उनको खराब कर देंगे और हमारे लिए क्या हो जाएंगे? वो जल्दी खराब हो गए तो हानिकारक हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि कैसे ये सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। जैसे जो ब्रेड होती है, ब्रेड को बारिश के मौसम में अगर वो खुला रहती है तो थोड़े दिनों में क्या आ जाएगी? जल्दी ही क्या आ जाती है? उन पर कवक जो फंगी होते हैं वो वृद्धि करने लग जाती है, यानी वो खराब हो जाती है। अब उन पदार्थों को बचाने के लिए, या दूसरा एग्जाम्पल और लें कि एक तरफ अपना जो आम होता है वो अगर थोड़े दिनों के लिए रख दिया जाए तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो आम का अचार होता है वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता। क्या कारण है? तो उनको ऐसे इस तरीके से बचाने के लिए कुछ विधियां काम में ली जाती हैं। तो उन विधियों को थोड़ा बता रखा है यहाँ पर। तो पहली विधि है, देखो, रासायनिक उपाय। यानी कुछ रसायन होते हैं जिनका यूज हम किस में करेंगे? खाद्य परीक्षण, मतलब खाद्यों को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के काम में लेंगे। जैसे आपके सामने रखा है सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड है। ये सामान्य रूप से काम में ले जाने वाले रसायन हैं जिनका यूज परिरक्षण के रूप में करते हैं। ये इसका किस में किया जाएगा? जैम और स्क्लेव्स, इनको परिरक्षण में किया जाता है। यानी ध्यान रखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से रसायन हैं जिनका यूज हम परिरक्षण में करते हैं। तो कौन कौन से? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। इनको अगर इनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलाकर रखते हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्या नहीं हो पाती? वृद्धि। यानी आपके सामने जो भी ये विधियाँ दे रखी हैं तो आपको डायरेक्टली इनमें कॉमन पॉइंट ये बोल सकते हो कि इनको मिलाने पर जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब सूक्ष्म जीव हैं जो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार दूसरा है नमक द्वारा। नमक क्या करेगा? जैसे मांस है, मछलियां हैं, मछलियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मछलियों को क्या किया जाता है? नमक से कवर कर दिया जाता है, नमक से ढक दिया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो सके। इसी प्रकार मांस को भी क्या कर लिया जाता है? कंप्लीटली रूप से, पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? ढक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाता है? इनको नमक से ढककर सुरक्षित किया जाता है, ढककर सुरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार आम, आंवला और इमली है, इनके परिरक्षण में भी इनका यूज किया जाता है। परिरक्षण में यूज करेंगे, ठीक है। नमक का कैसे करेंगे कि मांस है, मछली है, इनको कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से किससे? नमक से ढक देंगे। ढकने के बाद में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। दूसरा है चीनी द्वारा। चीनी में किसको रखा जाता है? जैसे जैम होता है, जेली होता है, स्केव्स होता है, इनको क्या कर लिया जाता है? इनको पूर्ण रूप से चीनी के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि उसमें नमी की कमी आ जाती है। नमी कमी आ रही है तो चीनी का जो सॉल्यूशन है वो उसके अंदर चला जाता है। इसी प्रकार आपने रसगुल्ला, गुलाब जामुन भी देखा होगा कि जब तक वो चाशनी जिसको बोलते हैं, उस चाशनी की सॉल्यूशन में जब तक वो अंदर पूर्ण रूप से डूबे हैं वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी, मतलब वो
उन पे वो ख़राब नहीं होंगे, उन पे सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको बाहर निकालोगे, चाशनी से बाहर निकालते हो, तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है तेल और सिरके द्वारा अचार को संदूषित होने से बचाने के लिए। अचार क्या होता है कि अचार को पूर्ण रूप से क्या रखा जाता है, तेल में अंदर डुबो के रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है, ये अपने अचार की बरनी है और इसमें ऊपर क्या भरा होता है, नीचे क्या भरा हुआ है, अचार, और ये ऊपर क्या होता है, तेल होता है। जैसे ये सूक्ष्म जीव आएंगे तो इनमें ये इन तक पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तेल से अगर बाहर आ जाता है आचार, तो ये जितना हिस्सा बाहर है इस पर क्या करने लग जाएंगे, फंगी कवक है वो वृद्धि करने लग जाएंगे, मतलब इसको खराब कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है भंडारण और पैकिंग। आजकल क्या किया जा रहा है, जैसे मेवे हो गए, सब्जियां हो गई, उनको वायुरोधी पैकिंग में किया जा रहा है। वायुरोधी बनाकर, मतलब उसमें अंदर कुछ वायु रहने ही नहीं दे रही। अगर वायु नहीं है तो सूक्ष्म जीव भी नहीं रहेंगे, और सूक्ष्म जीव अगर नहीं है तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे, इसमें कर पाएंगे। इसलिए उनको वायुरोधी बनाकर मेवे और सब्जियों को क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। जैसे चिप्स वगैरह की जो थैलियाँ आती हैं, उनके अंदर क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस, अक्रिय रूप में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो क्रिया नहीं करते और काफ़ी समय तक वो सुरक्षित रहते हैं। लास्ट और फाइनल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। गर्म और ठंडा करना, यानी वस्तुओं को गर्म करके भी और ठंडा करके भी क्या किया जा सकता है, खाद्य परीक्षण किया जाता है, यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में इसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो मर जाएंगे, और मरने के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। मरने के बाद में दूध को काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। दूसरी ओर जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जैसे घरों में सब्जियां बनी होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाता है। इसमें फ्रीज के अंदर रख दिया जाता है। फ्रीज में रखने के बाद में वो क्या होते हैं, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। दूध को गर्म करने के लिए, और दूध को देखो ठंडा, गर्म करके ठंडा रख देते हैं तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए एक विधि काम में ली जाती है, उसका जरूर देखना, पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण एक विधि दे रखी है, ये किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने, लुईस पाश्चर, इनके नाम पर ही इसको क्या क्या दिया जा रहा है, पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन कहते हैं इसको। लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी कि दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि दूध को क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक क्या करेंगे, उबालेंगे, गर्म करेंगे, उबालेंगे नहीं, उबालेंगे नहीं, 70 डिग्री तक क्या करना है, 15 से 30 मिनट तक क्या करना है, इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में तुरंत ही उसको क्या कर लिया जाता है, डीफ्रीज कर दिया जाता है। तुरंत क्या कर दिया जाता है, ठंडा करके फ्रीज के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, ठंडा करके रख दिया जाता है। तो पाश्चराइजेशन क्या होती है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर कितना टाइम लगाओगे आप, 15 से 30 मिनट तक गर्म करना है। इस प्रकार खाद्य परीक्षण किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। कौन कौन से, रासायनिक उपाय हो गए, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा, भंडारण और पैकिंग, ठंडा व गर्म करके। तो इसको नोट करो, फिर इसके बाद में हम नाइट्रोजन चक्कर पढ़ते हैं। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्कर।
मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए, यानी नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, और वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। 78% क्या मौजूद है? नाइट्रोजन मौजूद है। मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हो ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदलते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है लगभग 78% है। इस नाइट्रोजन का यूज न तो प्लांट सीधे कर सकते हैं, न ही एनिमल कर सकते हैं, न तो पादप और न ही जंतु इस नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं करते हैं। फिर ये दूसरे रूप में बदले जाते हैं। जैसे मैंने कुछ जीवाणु के नाम बताए थे आपको, बैक्टीरिया बताए थे, जीवाणु बताया था, राइजोबियम बताया था, राइजोबियम बताया था। राइजोबियम कहाँ पर पाया जाता है? ये मैंने बताया था, लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, फेबेसी कुल के या लेगुम प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूम पादपों की जड़ों में प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम कहाँ पर? लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, इन लेग्यूमिनेसी कुल के, यानी दाल कुल जो मैंने बताया था, दाल जैसे चना हो गया, ठीक है। लेग्यूम प्लांट कौन से हो गए? जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया। इनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं? गांठों के रूप में गांठ होती है, उन गांठों में क्या पाई जाती है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसका स्थिरीकरण करता है, इन दूसरे रूपों में बदलता है, जिसका यूज प्लांट्स करते हैं। मैंने ये बताया था कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को यूज करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं, मैंने बताया था ये बात, नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। इसी प्रकार जैसे बारिश के मौसम में जो तड़ित झंझावाट होती है, यानी बिजली जो कड़कती है, उसके समय में क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, क्योंकि उस समय क्या होती है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा की वजह से नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ के नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस इन रूप में बदलता है। और जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ वो कहाँ पर आ जाती है? मिट्टी के अंदर मौजूद हो जाती है, यानी मिट्टी में चली जाती है बारिश के पानी के साथ। तो तड़ित झंझावाट जब भी होता है, तड़ित झंझावात यानी बिजली जब चमकती है के समय भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना आवश्यक इसलिए है कि वैसे वायुमंडल में तो 78% है, लेकिन ये सीधा ही पौधे और जंतु हैं वो इनका यूज नहीं कर सकते। मैंने कुछ बैक्टीरिया बताया था, जैसे राइजोबियम है, वो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे चना, मटर, सेम, ये जड़ों के रूप में, गांठों के रूप में होता है। जैसे ये जड़ है तो इन जड़ों में क्या पाई जाती है? ऐसे गांठें होती हैं, इन गांठों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन को अवशोषित करके दूसरे रूप में बदलता है, और पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में यूज करते हैं। तड़ित झंझावाट जब होता है तो उसके समय भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन होता है वो, देखो, मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक। मुख्य घटक इसलिए है क्योंकि प्रोटीन में भी नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। किस किस में होता है? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट, मुख्य भूमिका होती है, इनके निर्माण में नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। ये आपके सामने एक नाइट्रोजन चक्कर है, इन नाइट्रोजन का लगातार कैसे चक्कर चलता रहता है कि आप बता रहे हो सर 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये तो जंतुओं द्वारा यूज कर ली जाएगी, यूज करने के बाद में क्या हो सकती है? खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होती, यानी ये दूसरे रूपों में बदलती है। कैसे? कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का यूज कौन करेंगे? जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नीलहरित शैवालों द्वारा स्थिरीकरण कर लिया जाए, मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु करेंगे, जीवाणु को जैसे राइजोबियम वगैरह ऐसे कुछ जीवाणु होंगे, नीले हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको, मैंने बताया था, द्वारा क्या किया जाएगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाएगा, किस रूप में? नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस
मुख्य रूप से किस में किया जाएगा, नाइट्रेट के रूप में, क्योंकि पौधे इसी रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। फिर ये किस में बदलेंगे, नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन होंगे। परिवर्तन यौगिक बता ही दिया मैंने, नाइट्रेट, नाइट्रस, यानी कि बता दिया। फिर कहाँ पर चले जाएंगे, मिट्टी में उपस्थित, मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जो नाइट्रोजन की यौगिक जो बने हैं उनको वापस किस में बदल देते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन होगा गैस की नाइट्रोजन में वापस बदल दिया जाएगा, यानी विनाइट्रीकरण कर दिया जाएगा। ये तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण हो रहा है, अब ये विनाइट्रीकरण कर रहा है, ये तो नाइट्रीकरण हो रहा है, अब ये विनाइट्रीकरण मतलब वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पहुंच जाएगी। लेकिन मिट्टी में क्या मौजूद होते हैं, पौधे होते हैं, तो पौधे की जड़ों द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इसको अवशोषण कर लिया जाएगा। पौधों को कौन खाएंगे, जंतु खाएंगे। जंतु खा के जंतु मरेंगे भी, तो मरने के बाद में या तो उत्सर्जन द्वारा या इनकी मृत्यु के बाद में वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने के बाद में वापस पौधे क्या करेंगे, इनका अवशोषण कर लेंगे। तो ये चक्कर लगातार चलता रहेगा। इसी प्रकार देखो आगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तो तड़ित झंझावात जब होता है तब भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। और बारिश के पानी के साथ मैंने बताया, बारिश के पानी के साथ कहाँ पर आ जाती है, मिट्टी में आ जाती है। और ये चक्कर भी लगातार चलता रहता है। इस प्रकार ये क्या है, नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी अपना चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।